दुबई से आया एक लकड़हारा, वो बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। असंभव, बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। महाराज, इस लखधारे को कम न समझिए, ये बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। क्या सच में बीरबल से 100 गुना बुद्धिमान था दुबई का ये लक्कड़हारा? जब आगरा के दरबार में दुबई का एक अजनबी अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ तो उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सीधी चुनौती दी। क्या ये कोई साधारण लक्कड़हारा था या फिर किसी बहुत बड़े साम्राज्य का गुप्तदूत? जानिए कैसे 3 जानलेवा दिमागी चक्रव्यूहों ने शहंशाह अकबर सहित पूरे दरबार के होश उड़ा दिए और अंत में खुले उस रहस्यमयी राज ने पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतापी और महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। आगरा के किले का दीवाने खास उस दिन एक अलग ही आभा से चमक रहा था। संगमरमर के फर्श पर बिछे ईरानी कालीन, दीवारों पर की गई सोने और रत्नों की नक्काशी और हवा में तैरती गुलाब जल और कस्तूरी की महक इस बात की गवाही दे रही थी कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली दरबारों में से एक है। सम्राट अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही अपनी सामान्य गति से चल रही थी। दरबारी अपने अपने मसले लेकर आ रहे थे और सम्राट अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल की सलाह से उन मसलों का पलक झपकते ही समाधान कर रहे थे। बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक फैले हुए थे, अपनी उसी चिरपरिचित शांत मुस्कान के साथ अकबर के दाहिनी ओर बैठे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी उलझे हुए रहस्य को सुलझाने की क्षमता रखती थी। दरबार में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता है, शांत, अनुशासित और बीरबल की हाजिर जवाबी से मंत्रमुग्ध। लेकिन किसी को भी इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि आज इस शाही दरबार की चौखट पर एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला है जो सदियों से चले आ रहे बीरबल के वर्चस्व को चुनौती देगा और पूरे मुगल साम्राज्य की नींव को अपनी बौद्धिक क्षमता से हिलाकर रख देगा। दोपहर का समय हो चला था। सूरज की किरणें झरोखों से छनकर सीधे अकबर के सिंहासन पर पड़ रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर भारी हलचल मची। शाही पहरेदारों ने अपनी भाले जमीन पर ठोकते हुए घोषणा की कि एक विदेशी यात्री सम्राट से मिलने की जिद कर रहा है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बिना पूर्व व सूचना के दीवाने खास में किसी का भी प्रवेश वर्जित था, लेकिन पहरेदार के चेहरे पर छाई घबराहट और उस अजनबी के अड़ियल रवैये को देखकर सम्राट ने उसे भीतर लाने की अनुमति दे दी। जब वो अजनबी दरबार में दाखिल हुआ तो हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। उसका पहनावा हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से मेल नहीं खाता था। उसने अपने शरीर पर एक अजीब सा लंबा लबादा पहना हुआ था जो रेगिस्तान की तपती रेत के रंग का था। उसके सिर पर एक खास तरीके से बंधा हुआ साफा था जो अरब देशों के निवासियों की पहचान हुआ करता था। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी वो था उसके कंधे पर रखा हुआ एक पुराना घिसा हुआ लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ा। वो कोई राजा, नवाब या विद्वान नहीं लग रहा था। वो अपनी वेशभूषा और खुरदरे हाथों से एक साधारण लक्कड़हारा प्रतीत हो रहा था। उसकी त्वचा रेगिस्तान की तेज धूप में तपकर तांबे जैसी लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक घनी दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी और भेदी चमक थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं पाई जाती। उन आंखों में ना तो सम्राट अकबर का खौफ था और ना ही इस विशाल दरबार की भव्यता को देखकर कोई आश्चर्य। वो सीना ताने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ चलता हुआ सीधा सम्राट के सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक साधारण लक्कड़हारा दीवाने खास में बिना सिर झुकाए खड़ा था। ये मुगल सल्तनत की तौहीन थी। सेनापति ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा, लेकिन अकबर ने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। सम्राट को उस अजनबी की निडरता में कुछ विशेष नजर आ रहा था। अकबर ने अपनी गंभीर और रौबदार आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह बिना किसी पूर्व अनुमति के हमारे दरबार में प्रवेश करने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? उस अजनबी ने ना तो कोई माफी मांगी और ना ही कोई दरबारी शिष्टाचार दिखाया।
उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाया और एक ऐसी गूंजती हुई आवाज में बोलना शुरू किया जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा खींच दिया। उसने कहा कि हे हिंदुस्तान के महान सम्राट, मेरा नाम जियान है और मैं उस पार के रेतीले देश दुबई से आया हूँ। मैं पेशे से एक मामूली लकड़हारा हूँ जो दिन भर सूखी लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। लेकिन मैं यहाँ कोई रोजगार मांगने या आपके खजाने से कोई भीख लेने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने आया हूँ जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। मैंने अरब सागर के उस पार अपने रेगिस्तान में बैठकर ये अफवाह सुनी है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का व्यक्ति है जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान माना जाता है। लोग कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है और उसकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े विद्वान पानी भरते हैं। मैं यहाँ इसी भ्रम को तोड़ने आया हूँ। दरबार में एकदम से सन्नाटा छा गया। किसी की भी सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। खुद अकबर भी उस लक्कड़हारे की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, उनकी आंखों में एक हल्की सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जियान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसने दरबार के हर एक व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने पूरी ताकत और घमंड के साथ कहा कि जहांपना, मैं दुबई का ये साधारण लक्कड़हारा आज आपके इस भरे दरबार में ये दावा करता हूं कि मैं आपके इस बहुचर्चित बीरबल से 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान हूं। बीरबल की बुद्धि मेरे ज्ञान के महासागर के सामने एक छोटी सी पानी की बूंद के समान है। मैं चुनौती देता हूं कि यदि आप मुझे और बीरबल को एक ही तराजू पर तौलें तो बीरबल का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और मेरे ज्ञान का भार उसे कभी उठने नहीं देगा। ये सुनना था कि दरबार में हंगामा मच गया। दरबारी गुस्से से अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। कोई इसे पागल कह रहा था तो कोई इसे फांसी पर चढ़ाने की मांग कर रहा था। एक मामूली लक्कड़हारा, वो भी किसी अनजान देश दुबई से आकर हिंदुस्तान के सबसे चतुर व्यक्ति का इस तरह सरेआम अपमान करे, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं था। अगर आप भी इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी के रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में दुबई का ये लक्कड़हारा बीरबल को मात दे पाएगा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, तो अभी इस पेज को फॉलो करें, कहानी को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार इस महामुकाबले में जीत किसकी होगी। आपके विचार हमें इस कहानी की गहराइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। अब लौटते सैन्य सम्राट अकबर के उस खौलता हुए दरबार में, जहां इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक युद्ध शुरू होने जा रहा था। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर सिंहासन के हत्थे पर मारी और चिल्लाकर कहा कि ए अजनबी, तू अपनी हद पार कर रहा है। तू नहीं जानता कि तू किसके सामने खड़ा है और किसके बारे में बात कर रहा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता को खुद खुदा ने तराशा है। उसने अपनी चतुराई से ऐसे ऐसे मसले सुलझाए हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े फकीरों और ज्ञानियों के पसीने छूट गए, और तू एक मामूली लकड़ियां काटने वाला जिसके हाथों में कलम की जगह कुल्हाड़ी है, वो ये दावा कर रहा है कि वो बीरबल से 100 गुना ज़्यादा अक्लमंद है। ये तेरा पागलपन है और इस गुस्ताखी के लिए तुझे सीधा काल कोठरी में डाला जा सकता है। लेकिन जियान के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नजर नहीं आया। वो अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने बहुत ही ठंडे और व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया कि जहांपनाह, एक सच्चा सम्राट वो होता है जो शब्दों से नहीं बल्कि प्रमाण से प्रभावित होता है। आप मुझे काल कोठरी में डाल कहते हैं मेरा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होगा कि बीरबल मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। इससे केवल ये साबित होगा कि मुगल सल्तनत सच का सामना करने से डरती है। अगर आपको अपने इस नवरत्न पर इतना ही भरोसा है तो मेरी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते? मुझे मौका दीजिए। मैं बीरबल के सामने ऐसी पहेलियां, ऐसे मायाजाल और ऐसी मानसिक चुनौतियां रखूंगा कि आपका ये चतुर मंत्री घुटनों के बल आ गिरेगा। और यदि मैं ये साबित नहीं कर पाया तो आप इसी कुल्हाड़ी से मेरा सिर सरेआम कलम करवा दीजिएगा। दरबार का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हवा में भी गर्माहट महसूस होने लगी थी। अब सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल, जिन्हें अब तक गुस्सा आ जाना चाहिए था, वो बेहद शांत थे। वे अपनी जगह से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने अकबर की तरफ देखकर सिर झुकाया और फिर जियान की तरफ मुहे। बीरबल की पैनी नजरें उस लक्कड़हारे के चेहरे, उसके कपड़ों, उसकी कुल्हाड़ी और सबसे ज्यादा उसकी आंखों को बारीकी से पढ़ रही थीं। बीरबल समझ चुके थे कि ये व्यक्ति कोई साधारण पागल नहीं है। इसके आत्मविश्वास के पीछे
कोई बहुत गहरी और ठोस वजह है। इसकी भाषा, इसका लहजा और इसका निडर होना इस बात का प्रमाण था कि इसके भीतर कोई ऐसा राज दफन है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने अपनी मीठी और सधी हुई आवाज में कहा कि ए मुसाफिर, मैं तुम्हारी इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ज्ञान और बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि जो रेशमी वस्त्र पहनता हो वही ज्ञानी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो कुल्हाड़ी चलाता हो वो मूर्ख हो। तुम दुबई से इतना लंबा सफर तय करके आए हो तो तुम्हारी बात का मान रखा जाएगा, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। यदि तुमने ये दावा किया है कि तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान हो, तो तुम्हें इसे साबित करने के लिए उन परीक्षणों से गुजरना होगा जिनकी कल्पना भी तुमने अपने उस रेतीले देश में नहीं की होगी। जियान के होठों पर एक रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान तैर गई। उसने कहा कि मुझे यही उम्मीद थी बीरबल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये कोई एक दिन का या एक सवाल का मुकाबला नहीं होगा। मैं तुम्हारे और इस दरबार के सामने अलग अलग लक्कड़ तरह के कई चक्र रचूंगा। हर चक्र पिछले से ज्यादा कठिन और जानलेवा होगा। ये केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, तर्क और जीवन मृत्यु का खेल होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अकबर ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कड़कती आवाज में कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। कल सुबह से दीवाने आम में इस महामुकाबले का आरंभ होगा। पूरी प्रजा के सामने यह साबित किया जाएगा कि कौन असली ज्ञानी है। यदि ये लक्कड़हारा जीत गया तो मैं इसे बीरबल का स्थान और आधा खजाना दे दूंगा, लेकिन यदि ये हार गया तो इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा कि सदियों तक कोई भी विदेशी हिंदुस्तान में आकर ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं करेगा। जियान ने सम्राट के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपना सिर हल्का सा झुकाया, अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखा और पलटकर दरबार से बाहर जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने अपनी जेब से लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही अजीबोगरीब और जटिल सा ढांचा निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। वो ढांचा आपस में उलझे हुए कई लकड़ी के टुकड़ों से बना था, जो देखने में किसी भंवर जैसा लग रहा था। जियान ने बिना पीछे मुड़े कहा कि कल के मुकाबले से पहले ये मेरा एक छोटा सा तोहफा है बीरबल। ये मेरी बनाई हुई एक साधारण सी पहेली है। अगर कल सूरज उगने तक तुम इस लकड़ी के ढांचे को बिना तोड़े खोल सके तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे साथ मुकाबले में बैठने के लायक हो, और अगर नहीं खोल पाए तो कल दरबार में आने की जहमत मत उठाना। जियान के वहां से जाते ही सभी दरबारी उस लकड़ी के ढांचे के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अकबर भी अपने सिंहासन से उतरकर उस अजीब सी चीज को देखने लगे। वो दिखने में बहुत ही साधारण लग रही थी, लेकिन जब सेनापति और अन्य मंत्रियों ने उसे खोलने का प्रयास किया तो वो टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जोड़ ही ना हो। वो किसी जादू से आपस में जुड़ी हुई लग रही थी। बीरबल ने उस पहेली को अपने हाथों में लिया। उनके चेहरे की रेखाएं गंभीर हो चुकी थीं। वे समझ गए थे कि दुबई से आया ये लक्कड़हारा केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। वो सच में अपने साथ एक ऐसी बौद्धिक सुनामी लेकर आया था जो पूरे दरबार को डुबाने की ताकत रखती थी। दीवाने खास की उस शाम सूरज कुछ ज्यादा ही जल्दी ढल गया। महल के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हर कोई कल सुबह होने वाले उस ऐतिहासिक मुकाबले के बारे में सोच रहा था। लक्कड़हारे का वो रहस्यमयी चेहरा, उसका अटूट विश्वास और उसकी आंखों में छिपा वो गहरा राज, ये सब मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा कर रहे थे जिसने पहली बार बीरबल जैसे महान ज्ञानी को भी गहरी सोच में डाल दिया था। क्या सच में दुबई के उस रेतीले तूफानों के बीच कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिसकी बुद्धि बीरबल से 100 गुना ज़्यादा थी? क्या बीरबल उस लकड़ी की पहेली को सुलझा पाएंगे? और आखिर उस लक्कड़हारे का असली मकसद क्या था? ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था, और कल सुबह की किरण के साथ इतिहास का सबसे बड़ा और रोमांचक अध्याय शुरू होने वाला था। आगरा के किले पर रात का घना अंधेरा छा चुका था। यमुना नदी की लहरें महल की मजबूत दीवारों से टकराकर एक उदास और रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। आमतौर पर इस समय तक पूरा मुगल दरबार और महल नींद की आगोश में समा जाता था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आज की रात आगरा की हवाओं में एक अनजानी सी बेचैनी घुली हुई थी। पहरेदारों की कदमों की आहट भी आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। महल के झरोखों से झांकती हुई मशालों की रोशनी जैसे कांप रही थी। ये सब उस तूफान का असर था जो दिन के उजाले में दुबई से आए एक अनजान लक्कड़हारे के रूप में
दरबार में दाखिल हुआ था। जियान नाम के उस शख्स ने केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को ही चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उसने पूरे मुगल साम्राज्य के गुरूर को एक मामूली सी कुल्हाड़ी और एक लकड़ी की पहेली के बल पर कटघरे में खड़ा कर दिया था। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शाही शयन कक्ष में मखमली बिस्तरों पर लेटे हुए थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वे बार बार करवटें बदल रहे थे। उनके जहन में बार बार उस लक्कड़हारे का वो निडर चेहरा, उसकी तांबे जैसी लाल त्वचा और उसकी आंखों में झांकता हुआ वो असीम आत्मविश्वास घूम रहा था। अकबर ने अपने जीवन में बड़े बड़े योद्धाओं, चालाक सुल्तानों और ज्ञानी फकीरों का सामना किया था, लेकिन इस इंसान में कुछ ऐसा था जो किसी भी शाही और कूटनीतिक दायरे से बाहर था। वो मृत्यु से नहीं डरता था, उसे खजाने का कोई लालच नहीं था। वो केवल और केवल बीरबल के उस बौद्धिक सिंहासन को तोड़ने आया था, जिसे अकबर ने अपने सबसे अनमोल नवरत्न के रूप में सहेज कर रखा था। सम्राट सोच रहे थे कि यदि कल सुबह दीवाने आम में पूरी प्रजा के सामने बीरबल उस विदेशी के बुने हुए मानसिक चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहे तो क्या होगा। मुगल सल्तनत की जो धाक पूरी दुनिया में है, वो एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि एक मामूली लकड़ियां काटने वाले ने हिंदुस्तान के सबसे महान ज्ञानी को धूल चटा दी। इसी चिंता ने सम्राट के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी थी। दूसरी ओर किले के एक शांत और एकांत हिस्से में बीरबल का कक्ष स्थित था। बीरबल के कक्ष में चंदन की धूप महक रही थी और एक बड़ी सी मोमबत्ती की लौ हवा के हल्के झोंकों से टिमटिमा रही थी। उस मध्यम रोशनी में बीरबल फर्श पर एक साधारण सी चटाई पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक छोटी सी मेज पर वो लकड़ी का अजीबोगरीब ढांचा रखा हुआ था, जिसे जियान दरबार में फेंक कर गया था। बीरबल की आंखें उस ढांचे पर पूरी तरह से केंद्रित थीं। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी एकाग्रता और जिज्ञासा थी। वे जानते थे कि ये केवल लक्कड़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस लक्कड़हारे के दिमाग का एक छोटा सा नमूना है। बीरबल ने उस ढांचे को अपने हाथों में उठाया। वो ढांचा इतना ठोस था जैसे किसी एक ही लकड़ी को काटकर बनाया गया हो, लेकिन उसमें अनगिनत दरारें और घुमावदार लकीरें थीं, जो ये साबित करती थीं कि इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इसमें ना तो कोई कील थी, ना ही कोई गूंद और ना ही कोई धागा। ये केवल अपने ही गुरुत्वाकर्षण और ज्यामितीय आकार के कारण आपस में फंसा हुआ था। बीरबल ने उसे हल्का सा घुमाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। यदि वे इस पर थोड़ा भी बल लगाते तो वो टूट सकता था, और जियान की शर्त यही थी कि इसे बिना तोड़े खोलना है। बीरबल सोचने लगे। उन्होंने अपने ज्ञान के सागर में गोते लगाने शुरू किए। उन्होंने ज्यामिति, भौतिक विज्ञान और तर्कशास्त्र के हर नियम को अपने दिमाग में खंगाला। पहर बीतते जा रहे थे। आधी रात गुजर चुकी थी। बाहर उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन बीरबल अपनी जगह से हिले तक नहीं। अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौन था। उन्होंने उस लकड़ी को सूंघा। से रेगिस्तान की सूखी रेत और एक विशेष प्रकार के ताड़ के पेड़ की गंध आ रही थी। बीरबल समझ गए कि ये लकड़ी हिंदुस्तान की नहीं है, ये दुबई के उस गर्म और सूखे इलाके की लकड़ी है जो नमी के संपर्क में आते ही अपने आकार में हल्का सा बदलाव करती है। जियान ने इसे इस तरह से फंसाया था कि सूखी अवस्था में इसे खोलना इंसान तो क्या, किसी मशीन के लिए भी असंभव था। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को आवाज दी और एक कटोरी में बर्फ का ठंडा पानी मंगवाया। बीरबल ने उस लकड़ी के ढांचे को उस ठंडे पानी में डाल दिया। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस विदेशी लकड़ी ने हिंदुस्तान के उस ठंडे पानी की नमी को सोखा, उसके अंदर के सूक्ष्म रेशे सिकुड़ने लगे। ढांचे के बीच का वो तनाव जो उसे एक पत्थर की तरह कठोर बनाए हुए था, अचानक ढीला पड़ने लगा। बीरबल ने उसे पानी से बाहर निकाला और अपने अंगूठे से बीच वाले एक छोटे से टुकड़े को हल्का सा दबाया। एक बहुत ही धीमी सी क्लिक की आवाज हुई और वो पूरा जटिल ढांचा ताश के पत्तों की तरह एक एक करके अलग हो गया। मेज पर कड़ी के 52 छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। बीरबल ने पहेली सुलझा ली थी। उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन वे ये भी जानते थे कि ये तो केवल उस महायुद्ध की एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी जो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाला था। ये साबित हो चुका था
कि जियान कोई साधारण इंसान नहीं है, वो विज्ञान और प्रकृति का गहरा जानकार है। क्या आप भी इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले के इस रोमांचक सफ़र में पूरी तरह से डूब चुके हैं? क्या आपके दिल की धड़कनें भी ये सोचकर तेज़ हो रही हैं कि कल सुबह दीवाने आम में क्या होने वाला है? अगर हाँ, तो इस कहानी के अगले हिस्से में जाने से पहले अभी हमारे पेज को फॉलो करें, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार जियान का अगला चक्रव्यूह क्या हो सकता है। क्या वो कोई खौफनाक पहेली पूछेगा या कोई ऐसा दिमागी खेल खेलेगा जिसमें जान का खतरा हो? आपका जुड़ाव और आपके विचार हमें इस कहानी के सबसे गहरे और रहस्यमयी मोड़ों को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। तो तुरंत जुड़ें और आइए वापस चलते हैं आगरा के उस ऐतिहासिक दीवाने आम की तरफ, जहां एक नई सुबह इतिहास का सबसे बड़ा तमाशा देखने के लिए बेताब है। अगली सुबह का सूरज जब आसमान में उदित हुआ तो उसकी किरणें आगरा के किले पर एक नए ही रंग के साथ बिखरी। आज दीवाने खास की जगह दीवाने आम में दरबार लगाया गया था, क्योंकि सम्राट अकबर चाहते थे कि पूरी आवाम इस बात की गवाह बने कि मुगल सल्तनत का नवरत्न किसी भी विदेशी चुनौती को कैसे धूल चटाता है। किले का विशाल प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग इस मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। दरबारियों, मंत्रियों, सेनापतियों और आम जनता के बीच केवल एक ही चर्चा थी, दुबई का वो लक्कड़हारा। प्रांगण के बीचों बीच सम्राट अकबर का भव्य सिंहासन लगाया गया था। उसके दाहिनी ओर बीरबल के बैठने का स्थान था और बाईं ओर एक खाली जगह छोड़ी गई थी, जहां उस चुनौती देने वाले को खड़ा होना था। तय समय पर नगाड़े बजने लगे। सम्राट अकबर अपने पूरे शाही लाभ लश्कर के साथ दरबार में पधारे। पूरी जनता ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अकबर के चेहरे पर आज रात वाली वो बिच नहीं थी। आज उन्होंने एक कठोर और गंभीर सम्राट का मुखौटा पहन लिया था। उनके बैठते ही बीरबल भी अपनी जगह पर आसीन हुए। बीरबल के हाथ में एक रेशमी कपड़ा था, जिसमें उन्होंने रात वाली उस पहेली के सभी खुले हुए टुकड़े बांध रखे थे। तभी भीड़ में एक भारी हलचल मची। किले के मुख्य द्वार से जियान अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज आज भी वैसा ही था, बेखौफ, अड़ियल और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके कंधे पर आज भी वही खुरदरी कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसके चलने के तरीके में एक ऐसा गुरूर था, जैसे वो किसी दूसरे के साम्राज्य में नहीं बल्कि अपने खुद के राजमहल में टहल रहा हो। भीड़ उसे देखकर कानाफूसी करने लगी। वो सीधा चलता हुआ सम्राट के सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिका दिया। उसने बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे बीरबल की आंखों में देखा और अपनी गूंजती हुई आवाज में बोला कि तो बीरबल, क्या हिंदुस्तान की सर्द रात तुम्हें मेरी उस मामूली सी पहेली को सुलझाने में कोई मदद कर पाई, या मुझे अपनी कुल्हाड़ी से इस बेनतीजा मुकाबले का अंत अभी ही कर देना चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे। न के चेहरे पर वो चिर परिचित शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अपने हाथ में रखा वो रेशमी कपड़ा खोला और लकड़ी के उन 52 टुकड़ों को जियान के पैरों के पास बिखेर दिया। बीरबल ने बेहद विनम्रता से कहा कि हे दुबई के मुसाफिर, तुम्हारी पहेली बहुत ही उम्दा थी। तुम्हारे उस रेतीले देश की लकड़ी ने अपनी गर्मी का पूरा जोर लगाया, लेकिन शायद तुम भूल गए कि हिंदुस्तान की आबो हवा में वो तासीर है जो बड़े बड़े गर्म मिजाजों को भी पिघलाकर अपनी रवानी में बहा ले जाती है। बर्फ के चंद कतरों ने तुम्हारी इस अभेद्य पहेली का गुरूर तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। जियान ने जमीन पर बिखरे उन टुकड़ों को देखा। उसके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं आया, बल्कि उसकी वो डरावनी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा कि बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। मुझे यही उम्मीद थी। अगर तुम इस खिलौने को नहीं खोल पाते तो मुझे बहुत निराशा होती, लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई चुनौती नहीं थी। ये तो केवल ये जांचने का एक पैमाना था कि तुम मेरे साथ इस मौत और बुद्धि के लड़ में उतरने के लायक हो या नहीं। अब असली खेल शुरू होगा। जियान ने सम्राट अकबर की तरफ मुड़कर कहा कि जहांपनाह, जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं बीरबल के सामने अलग अलग चक्र रचूंगा, आज मैं अपना पहला चक्रव्यूह रचने जा रहा हूं। ये कोई साधारण सवाल जवाब नहीं होगा। ये इंसान की फितरत, उसके लालच, उसके खौफ और उसकी बुद्धि का एक ऐसा कुरुक्षेत्र होगा जहां एक छोटी सी चूक की कीमत मौत से चुकानी पड़ेगी। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। मौत शब्द सुनकर लोगों की सांसें अटक गईं।
अकबर ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारे दरबार में खून खराबा करना चाहते हो? जियान ने शांति से उत्तर दिया कि नहीं जहांपनाह, खून खराबा मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब केवल बातों से नहीं दिया जा सकता, उसे साबित करना होगा। और मैं चाहता हूं कि इस पहले चक्रव्यूह का हिस्सा केवल बीरबल नहीं बल्कि ये पूरा दरबार बने। जियान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जमीन पर एक बहुत बड़ा गोल घेरा खींच दिया। फिर उसने अपने लबादे के अंदर हाथ डाला और चमड़े की 3 छोटी छोटी थैलियां निकाली। उसने उन तीनों थैलियों को उस घेरे के बीचों बीच एक दूसरे से समान दूरी पर रख दिया। जियान ने अपनी रहस्यमयी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि बीरबल, ध्यान से सुनना, ये मेरा पहला चक्रव्यूह है। इन तीनों थैलियों में एक एक कांच की शीशी है। तीनों शीशियां देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं और उनके अंदर जो तरल पदार्थ है उसका रंग, उसकी महक और उसका स्वाद भी बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन असलियत में इनमें से एक शीशी में अमृत के समान एक ऐसा मीठा रस है जो इंसान को अपार ऊर्जा देता है। दूसरी शीशी में साधारण पानी है और तीसरी शीशी में दुनिया का सबसे खतरनाक और प्राणघातक जहर है, जिसकी एक बूंद भी इंसान के गले से नीचे उतरते ही उसकी नसों को फाड़ देगी और तड़प तड़प कर उसकी जान ले लेगी। जियान ने बीरबल की आंखों में झांकते हुए आगे कहा कि अब मेरी शर्त सुनो। तुम्हें इन तीनों शीशियों में से जहर वाली शीशी को पहचानना है, लेकिन नियम यह है कि तुम इन शीशियों को छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते और किसी भी जानवर या इंसान पर इसका परीक्षण नहीं कर सकते। तुम्हें केवल अपने तर्क, अपने मनोविज्ञान और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जियान ने एक ऐसा पेंच डाला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि इन तीनों थैलियों के पास मैं 3 अलग अलग रंग के पत्थर रख रहा हूं, लाल, सफेद और काला। लाल पत्थर के नीचे एक पर्ची दबी है जिस पर लिखा है कि जहर इस थैली में है। सफेद पत्थर के नीचे लिखी पर्ची कहती है कि अमृत इस थैली में है और काले पत्थर के नीचे लिखी पर्ची कहती है कि जहर लाल पत्थर के पास वाली थैली में नहीं है। जियान ने गहरी सांस ली और कहा कि बीरबल, इन तीनों पर्चियों में से केवल एक पर्ची सच बोल रही है और बाकी 2 पर्चियां पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं। तुम्हें अपनी बुद्धि लगाकर यह तय करना है कि वो प्राणघातक जहर किस थैली में है। और तुम्हारे जवाब की पुष्टि कैसे होगी? जब तुम अपना जवाब चुन लोगे तो तुम्हें उस चुनी हुई थैली को छोड़कर बाकी बची हुई दोनों थैलियों का तरल पदार्थ खुद पीना होगा। यदि तुम्हारा तर्क सही हुआ तो तुम पानी और मीठा रस पियोगे और जीवित बच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा तर्क गलत हुआ और तुमने जहर वाली थैली को सुरक्षित छोड़ने की बजाय उसे पीने के लिए चुन लिया, तो आज ही इस दीवाने आम में तुम्हारे जीवन का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। ये चुनौती सुनते ही दरबार में हाहाकार मच गया। दरबारी चीखने लगे, ये तो सरासर पागलपन था। सम्राट अकबर गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये कोई बुद्धिमत्ता का परीक्षण नहीं है, ये एक सोची समझी हत्या की साजिश है। हम अपने सबसे प्रिय नवरत्न को इस तरह के जानलेवा खेल में हिस्सा लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। सिपाहियों, इस धूर्त लक्कड़हारे को तुरंत बंदी बना लो। सैकड़ों सिपाही अपनी तलवारें निकालकर जियान की तरफ दौड़े, लेकिन जियान अपनी जगह पर मुस्कुराता रहा। तभी बीरबल की तेज और स्पष्ट आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी, रुक जाइए जहांपनाह। सिपाहियों, अपनी तलवारें म्यान में वापस रख लो। सभी लोग हैरान होकर बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल का चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उन्होंने सम्राट के सामने सिर झुकाकर कहा कि जहांपनाह, अगर हमने आज इस चुनौती को ठुकरा दिया और इस लक्कड़हारे को बंदी बना लिया, इतिहास यही कहेगा कि बीरबल की बुद्धि एक विदेशी के सामने हार गई थी और सम्राट अकबर ने अपने मंत्री की जान बचाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। ये मेरी बुद्धि, मेरे सम्मान और सबसे बढ़कर इस महान मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं इस मौत के खेल को स्वीकार करता हूँ। मैं वो जहर नहीं पीऊंगा, बल्कि अपनी तर्क शक्ति से उस जहर को इस लक्कड़हारे के गुरूर के साथ हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दूंगा। अकबर ने कांपते हुए स्वर में कहा कि बीरबल, एक बार फिर सोच लो। ये व्यक्ति कोई मायावी जादूगर लगता है, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जहांपनाह, जिस बुद्धि पर आपने इतना भरोसा किया है,
क्या वो चंद झूठ बोलने वाली पर्चियों से धोखा खा जाएगी? मुझे कुछ पल का समय दीजिए। बीरबल धीरे धीरे चलकर उस गोल घेरे के पास आए। उन्होंने उन तीनों थैलियों और उनके पास रखे लाल, सफ़ेद और काले पत्थरों को ध्यान से देखा। दरबार में खामोशी का ये आलम था कि अगर एक सुई भी गिर जाती तो उसकी आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। लोग अल्लाह और ईश्वर से बीरबल की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। जियान अपनी कुल्हाड़ी पर हाथ रखे बीरबल के हर कदम को एक शिकारी गिद्ध की तरह देख रहा था। बीरबल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। उन्होंने मन ही मन तर्क की कड़ियों को जोड़ना आरंभ किया। 3 पर्चियां हैं, केवल एक सच है, 2 झूठ हैं। बीरबल खुद से बातें करने लगे। मान लो कि लाल पत्थर के नीचे की पर्ची सच बोल रही है। इसका मतलब कि जहर लाल पत्थर वाली थैली में है। अगर ये सच है तो सफ़ेद पर्ची जो कहती है कि अमृत उसके पास है, झूठ होनी चाहिए। और काली पर्ची जो कहती है कि जहर लाल पत्थर के पास नहीं है, वो भी झूठ होनी चाहिए। लेकिन अगर काली पर्ची झूठ बोल रही है तो इसका मतलब हुआ कि जहर लाल पत्थर के पास ही है। ये तो लाल पर्ची के सच होने का समर्थन कर रहा है। लेकिन नियम यह है कि केवल एक ही पर्ची सच बोल सकती है। अगर लाल पर्ची सच है तो काली पर्ची को भी सच होना पड़ेगा, जो कि जियान के नियम के खिलाफ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि लाल पत्थर वाली पर्ची सच नहीं बोल रही है। लाल पर्ची पूरी तरह से झूठ है। बीरबल का दिमाग एक तीर की तरह तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने लाल पर्ची को झूठा मानकर अगली कड़ी जोड़ी। अगर लाल पर्ची झूठ बोल रही है तो इसका मतलब है कि जहर लाल पत्थर वाली थैली में नहीं है। अब यदि जहर लाल पत्थर वाली थैली में नहीं है तो काले पत्थर की नीचे लिखी पर्ची जो कहती है कि जहर लाल पत्थर के पास नहीं है, वो सच हो जाती है। अगर काली पर्ची सच है तो सफ़ेद पर्ची को झूठ होना पड़ेगा। सफ़ेद पर्ची कहती है कि अमृत उसके पास है। इसके झूठ होने का मतलब है कि सफ़ेद पत्थर के पास अमृत नहीं है, और क्योंकि लाल पत्थर के पास भी जहर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जहर या तो सफ़ेद पत्थर के पास है या काले पत्थर के पास। बीरबल की भ्रिकुटी तन गई। कुछ तो गड़बड़ थी। जियान का जाल इतना सीधा नहीं हो सकता था। बीरबल ने फिर से गहराई में जाना शुरू किया। रुको, बीरबल ने सोचा, अगर काली पर्ची सच है और सफ़ेद पर्ची झूठ है तो इसका मतलब है कि सफ़ेद पत्थर के पास अमृत नहीं है, तो सफ़ेद पत्थर के पास या तो पानी होगा या जहर। अगर मैं ये मान लूँ कि जहर सफ़ेद पत्थर के पास है तो लाल पत्थर के पास क्या होगा? लाल पर्ची कहती है कि रोज़ के पास है, जो कि झूठ है। इसका मतलब लाल के पास जहर नहीं है, तो लाल के पास अमृत या पानी होगा। ये तर्क एकदम सही बैठ रहा है। लेकिन अचानक बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने जियान की तरफ देखा। जियान की उस डरावनी मुस्कान में एक बहुत ही बारीक सी घबराहट झलक रही थी, जिसे केवल बीरबल की तेज नजरें ही पढ़ सकती थीं। बीरबल समझ गए कि जियान ने शब्दों का मायाजाल किस खूबसूरती से बुना है। जियान ने इंसान के दिमाग को एक निश्चित दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया था। लेकिन बीरबल वो इंसान थे जो हवा के रुख को देखकर तूफान की दिशा बता सकते थे। बीरबल ने गहरी सांस ली। वे समझ चुके थे कि जहर कहाँ रखा है। उन्होंने अपनी जगह से उठकर सम्राट अकबर की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो कह रहे हों कि जीत हमारी ही होगी। फिर बीरबल पलटे और जियान की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार की धड़कनों को एक बार फिर से रोक दिया। बीरबल ने उस पहले चक्रव्यूह का जो समाधान निकाला था वो इतना अप्रत्याशित और गहरा था कि खुद जियान की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। क्या बीरबल ने सही थैली को चुन लिया था, या जियान के इस खौफनाक जाल में अभी कोई ऐसा अदृश्य कांटा छिपा था जो बीरबल की जान लेने वाला था? ये वो मोड़ था जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था और आगे मौत अपना मुंह बाए खड़ी थी। बीरबल के होठ हिले और उन्होंने उस थैली का नाम पुकारा। बीरबल ने आखिर किस तर्क से जहर वाली थैली को पहचाना? क्या वे उस तरल पदार्थ को पीकर जीवित बच पाएंगे? और जियान के इस पहले चक्रव्यूह के टूटने के बाद उसका अगला दाव कितना भयानक होगा? दीवाने आम में जमी बर्फ जैसी खामोशी को चीरते हुए बीरबल के पैर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर वही अडिग और शांत मुस्कान थी जो किसी भी विकट परिस्थिति में उनके चरित्र की पहचान हुआ करती थी। पूरा दरबार, सम्राट अकबर और वहां मौजूद हजारों दर्शक अपनी सांसें रोककर बीरबल के हर एक कदम को देख रहे थे। हवा में केवल बीरबल के जूतों की फर्श से टकराने की धीमी आवाज़ गूंज रही थी।
बीरबल उस गोल घेरे के ठीक सामने आकर रुक गए, जिसके बीच में चमड़े की वे 3 रहस्यमयी थैलियां और उनके पास रखे लाल, सफ़ेद और काले पत्थर पड़े हुए थे। जियान अपनी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़े बीरबल के चेहरे पर आ रहे हर एक सूक्ष्म बदलाव को बड़ी ही उत्सुकता से पढ़ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल इस बार फंस चुके हैं। उसने जो तर्कशास्त्र का जाल बुना था वो साधारण बुद्धि के लिए अभेद्य था। बीरबल ने सबसे पहले लाल पत्थर के नीचे दबी पर्ची को देखा, फिर सफ़ेद और अंत में काले पत्थर की पर्ची पर अपनी नज़रें टिकाईं। उन्होंने एक बार पूरे दरबार पर नज़र डाली। सम्राट अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वे अपने सबसे चतुर मंत्री की जान को इस तरह दांव पर लगते नहीं देखना चाहते थे, लेकिन बीरबल जानते थे कि पीछे हटने का रास्ता कब का बंद हो चुका था। बीरबल ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव और गहराई थी जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि हे दुबई से आए लक्कड़हारे जियान, तुम्हारा ये पहला चक्रव्यूह सचमुच बेहद खूबसूरत और जटिल है। तुमने केवल जहर, पानी और अमृत को नहीं छिपाया है, बल्कि तुमने सत्य और असत्य के बीच के उस पतले धागे को छिपा दिया है जिसे पकड़ना किसी भी आम इंसान के लिए असंभव है। तुमने कहा था कि इन तीनों पर्चियों में से केवल एक पर्ची सच बोल रही है और बाकी 2 पर्चियां सरासर झूठ बोल रही हैं। बीरबल ने जियान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे कहा कि तो चलिए हम सत्य की खोज में इस तर्कशास्त्र के चक्रव्यूह को एक एक करके भेदते हैं। पहला विकल्प यह है कि हम लाल पत्थर के नीचे की पर्ची को सच मान लें। लाल पर्ची कहती है कि जहर इस थैली में है, यानी जहर लाल पत्थर के पास वाली थैली में है। अगर ये बात सच है तो बाकी दोनों पर्चियों को झूठ होना पड़ेगा। इस स्थिति में काले पत्थर की पर्ची जो कहती है कि जहर लाल पत्थर के पास वाली थैली में नहीं है, उसे झूठ होना पड़ेगा। यदि काले पत्थर की पर्ची झूठ है तो इसका उल्टा सच होगा, यानी जहर लाल पत्थर के पास ही है। ये तो लाल पर्ची की बात का समर्थन कर रहा है, लेकिन जियान, तुम्हारी शर्त के अनुसार केवल एक ही पर्ची सच बोल सकती है। यहाँ तो लाल और काली दोनों पर्चियाँ एक ही सच की ओर इशारा कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लाल पत्थर की पर्ची सच नहीं बोल सकती, वो पूरी तरह से झूठ। दरबार में मौजूद विद्वान बीरबल के इस शुरुआती तर्क को सुनकर सीधे अपनी सीटों पर तनकर बैठ गए। हर कोई बीरबल की इस विश्लेषण क्षमता को देखकर दंग था। बीरबल ने आगे कहा कि अब जब ये साबित हो चुका है कि लाल पर्ची झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहर लाल पत्थर वाली थैली में नहीं है। अब हम दूसरे विकल्प पर आते हैं। अगर जहर लाल पत्थर वाली थैली में नहीं है तो काले पत्थर के नीचे लिखी पर्ची जो कहती है कि जहर लाल पत्थर के पास वाली थैली में नहीं है, वो अपने आप पूरी तरह से सच साबित हो जाती है। अब क्योंकि तुम्हारी शर्त के अनुसार केवल एक ही पर्ची सच हो सकती है और काले पत्थर की पर्ची सच साबित हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बची हुई सफ़ेद पत्थर की पर्ची पूरी तरह से झूठ है। सफ़ेद पर्ची कहती है कि अमृत इस थैली में है, और क्योंकि ये झूठ है, इसका मतलब कि सफ़ेद पत्थर वाली थैली में अमृत नहीं है। बीरबल ने जियान की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा कि तो जियान, अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ है। जहर लाल पत्थर वाली थैली में नहीं है, अमृत सफ़ेद पत्थर वाली थैली में नहीं है। में नहीं है, और क्योंकि लाल वाली थैली में जहर नहीं है और सफ़ेद वाली में अमृत नहीं है, तो इसका एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यही निकलता है कि जहर सफ़ेद पत्थर वाली थैली में है, अमृत काले पत्थर वाली थैली में है और साधारण पानी लाल पत्थर वाली थैली में है। ये सुनते ही दीवाने आम ने एक शोर सा उठने लगा। दरबारी और जनता बीरबल की इस गजब की तार्किक क्षमता पर तालियां बजाने ही वाले थे कि तभी जियान जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सा तीखापन था। जियान ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा कि बेहतरीन बीरबल, बहुत ही बेहतरीन। तुमने शब्दों के जाल को तो बड़ी आसानी से सुलझा लिया, लेकिन तर्क की दुनिया में एक और संभावना भी बची हुई है जिसे तुमने शायद नज़रअंदाज कर दिया। क्या होगा अगर काले पत्थर वाली पर्ची भी झूठ हो? अगर काली पर्ची झूठ है तो इसका मतलब हुआ कि जहर लाल पत्थर वाली थैली में है, और अगर जहर लाल वाली थैली में है तो लाल पर्ची सच हो जाएगी। इस तरह भी तो केवल एक ही पर्ची सच होगी और बाकी 2 झूठ। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि जहर केवल सफ़ेद पत्थर वाली थैली में ही है? क्या हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? अगर तुम्हारा ये अंदाज़ा गलत निकला तो तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। पूरे दरबार की सांसें एक बार फिर अटक गईं।
जियान ने सचमुच बीरबल को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां एक भी गलत कदम सीधे मौत की खाई में ले जाता। अकबर के चेहरे पर फिर से हवाइयां उड़ने लगीं। अगर आप भी बीरबल की इस जानलेवा असमंजस और जियान के इस खतरनाक चक्रव्यूह के बीच चल रहे इस दिमागी खेल से पूरी तरह रोमांचित हो चुके हैं तो अभी इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस पेज को तुरंत फॉलो करें, कहानी को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें कि क्या बीरबल इस बार अपनी जान बचा पाएंगे। आपका एक कमेंट हमें इस कहानी को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बनाने की ताकत देता है। अब वापस चलते हैं उस तनावपूर्ण माहौल में जहां बीरबल मौत की उस थैली के सामने खड़े होकर अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रहे थे। बीरबल ने जियान की बात सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन का एक कतरा भी नहीं आया। वे धीरे से मुस्कुराए और बोले कि जियान, तुमने बिल्कुल सही कहा। तर्कशास्त्र की सीमाओं में दोनों ही संभावनाएं जीवित रहती हैं, लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों के सूखे अक्षरों को नहीं पढ़ता, वो अपने आसपास की प्रकृति और उस इंसान की फितरत को भी पढ़ता है जिसने ये जाल बुना है। बीरबल ने आगे कहा कि जब मैं इस गोल घेरे के पास आया तो मैंने केवल पत्थरों और पर्चियों को नहीं देखा, मैंने तुम्हारी आंखों को देखा, तुम्हारी शारीरिक भाषा को देखा और इस वातावरण को महसूस किया। जब मेरा हाथ लाल पत्थर की थैली की तरफ बढ़ा तो तुम्हारी सांसें बिल्कुल सामान्य थीं। जब मेरा हाथ काले पत्थर की थैली की तरफ बढ़ा तब भी तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ सफ़ेद पत्थर की थैली के पास से गुजरा, तुम्हारे हाथ ने अनजाने में ही अपनी कुल्हाड़ी के हैंडल पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लिया और तुम्हारी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। ये इंसान के अवचेतन मन का वो सच है जिसे कोई भी शातिर से शातिर दिमाग छिपा नहीं सकता। बीरबल ने सफ़ेद पत्थर वाली थैली को अपने हाथ में उठा लिया। उन्होंने उसे खोला और उसके भीतर से कांच की वो शीशी निकाली जिसमें एक पारदर्शी तरल पदार्थ भरा हुआ था। बीरबल ने उस शीशी को हवा में लहराते हुए कहा कि और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण ये है जियान कि जिस जहर का इस्तेमाल तुमने इस शीशी में किया है वो कोई साधारण जहर नहीं है। ये तुम्हारे देश दुबई के रेगिस्तान में पाए जाने वाले पीले बिच्छू का जहर है। इस जहर की एक खास बात होती है कि इसके संपर्क में आते ही हवा में एक बहुत ही हल्की सी कड़वे बादाम जैसी महक फैल जाती है। इस सफ़ेद थैली के कपड़े ने उस महक को अपने भीतर सोख लिया था, जिसे सूंघने के लिए मुझे इसे छूने की ज़रूरत नहीं थी। बीरबल ने उस सफ़ेद थैली को ज़मीन पर रख दिया और लाल तथा काले पत्थर वाली दोनों थैलियों को अपने हाथों में उठा लिया। उन्होंने उन दोनों शीशियों को खोला और बिना एक पल की देरी किए सबके सामने उन दोनों शीशियों के तरल पदार्थ को एक के बाद एक गटक गए। पूरा दीवाने आम मानो पत्थर का हो गया था। अकबर अपनी सीट से आधे खड़े हो चुके थे। हर किसी की नज़र बीरबल के चेहरे पर थी। एक पल बीता, 2 पल बीते, 3 पल बीते, लेकिन बीरबल को कुछ नहीं हुआ। उनके चेहरे पर वही ताजगी और तेज बरकरार था। उन्होंने खाली शीशियों को मेज पर रखा और जियान की तरफ देखकर कहा कि अमृत सचमुच बहुत स्वादिष्ट था जियान, और पानी भी बेहद शीतल था। ये देखते ही पूरे दरबार में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग खड़े होकर बीरबल के नाम की जयकारे लगाने लगे। अकबर ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। दरबारी जियान को नीचा दिखाने के लिए उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जियान का चेहरा अभी भी शांत था। उसने बीरबल की तरफ देखा और धीरे से ताली बजाई। उसने कहा कि लाजवाब बीरबल, सचमुच लाजवाब। तुमने केवल शब्दों के मायाजाल को ही नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने मेरे मन की हलचल को भी पकड़ लिया। पीले बिच्छू के जहर की पहचान करना सचमुच एक असाधारण बुद्धि का ही काम है। मैं स्वीकार करता हूं कि तुमने मेरे पहले चक्रव्यूह को बहुत ही कुशलता से भेद दिया है। जियान के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी आंखें और भी गंभीर हो गईं। उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन से उठाया और उसे हवा में लहराते हुए कहा कि लेकिन बीरबल, ये तो केवल शुरुआत थी। पहला चक्रव्यूह तो केवल एक साधारण परीक्षा थी। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने अपना दूसरा चक्रव्यूह रखूं। ये चक्रव्यूह ना तो पर्चियों पर आधारित है और ना ही इसमें किसी शारीरिक हाव भाव की मदद ली जा सकती है। ये ब्रह्मांड के उस परम सत्य और विज्ञान पर आधारित है जिसे आज तक कोई भी झुठला नहीं पाया है। जियान ने अपने लबादे के अंदर से एक मखमली थैली निकाली। उसने उस थैली को खोला और उसके भीतर से 2 बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लोहे की गेंदें निकाली। दोनों गेंदें आकार में, रंग में और चमक में
बिल्कुल समान थीं। वे दोनों इतनी गोल और पॉलिश की हुई थीं कि उनमें दरबार की रोशनी साफ प्रतिबिंबित हो रही थी। जियान ने उन दोनों गेंदों को एक छोटी सी मेज पर रख दिया और कहा कि बीरबल, ये दोनों गेंदें लोहे की बनी हुई हैं। देखने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। इनका वजन भी बिल्कुल एक समान है। यदि तुम इन्हें दुनिया के सबसे सटीक तराजू पर भी तौलोगे तो दोनों का वजन एक रत्ती भर भी अलग नहीं होगा। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा और गहरा अंतर है। इनमें से एक गेंद पूरी तरह से ठोस लोहे की बनी हुई है, जबकि दूसरी गेंद अंदर से पूरी तरह से खोखली है। लेकिन उसके खोखले हिस्से के भीतर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से फिट किया गया है कि उसका वजन बिल्कुल ठोस लोहे की गेंद के बराबर हो जाता है। जियान ने बीरबल की तरफ देखते हुए चुनौती भरे स्वर में कहा कि अब मेरी शर्त सुनो। तुम्हें इन दोनों गेंदों में से उस गेंद को पहचानना है जो अंदर से खोखली है और जिसके भीतर सोने का वो टुकड़ा छिपा हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि तुम इन गेंदों को ना तो काट सकते हो, ना खुरद सकते हो, ना इन्हें किसी रसायन में डाल सकते हो और ना ही इन्हें किसी ऊंचाई से ज़मीन पर पटककर इनकी आवाज़ सुन सकते हो। तुम्हें इन गेंदों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए केवल अपनी बुद्धि और वैज्ञानिक समझ से ये साबित करना होगा कि खोखली गेंद कौन सी है। और यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें इस दरबार के सामने ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बुद्धि दुबई के एक मामूली लक्कड़हारे के सामने घुटने टेक चुकी है। ये चुनौती सुनते ही दरबार के सभी विद्वान गहरी सोच में डूब गए। दो धातु की गेंदें जिनका वजन, आकार और रूप बिल्कुल एक जैसा हो, उन्हें बिना तोड़े या बिना किसी नुकसान के अलग से किया जा सकता था। ये तो भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ लग रहा था। अकबर ने भी गेंदों को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की तरफ चिंता भरी नजरों से इशारा किया। बीरबल धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने उन दोनों गेंदों को अपने हाथों में उठाया। दोनों गेंदों का वजन सचमुच बिल्कुल एक जैसा महसूस हो रहा था। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन बाहर से उनमें कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा था। बीरबल समझ गए कि जियान का ये दूसरा चक्रव्यूह पहले से कहीं ज्यादा कठिन और वैज्ञानिक है। इसमें किसी मनोवैज्ञानिक चाल या आंखों की हरकत का कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये विशुद्ध रूप से भौतिकी और पदार्थ के गुणों का खेल था। बीरबल गेंदों को हाथों में लेकर सोचने लगे कि आखिर इस अनसुलझे रहस्य की तह तक कैसे पहुंचा जाए। पूरा दरबार एक बार फिर इतिहास के सबसे अनोखे बौद्धिक युद्ध का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दोपहर की धूप अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। आगरा के विशाल किले के भीतर स्थित दीवाने आम की संगमरमर की दीवारें तप रही थीं और हवा में एक अजीब सी भारी उमस घुल गई थी। लेकिन इस प्राकृतिक तपिश से कहीं ज्यादा गर्मी और बेचैनी वहां मौजूद हजारों लोगों के दिलों में थी। दरबार के विशाल प्रांगण में चारों तरफ खड़े पहरेदार, अमीर उमराव, सेनापति और आम जनता सभी मानो जड़ हो चुके थे। किसी के भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी की नजरें केवल और केवल बीरबल और मेज पर रखे लोहे के उन दो गोलों पर टिकी थी। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने विशाल और नक्काशीदार सिंहासन पर थोड़ा आगे की ओर झुककर बैठ गए थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वे अपने रेशमी रुमाल से बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे। अकबर ने अपने जीवन में न जाने कितने ही युद्ध लड़े थे, कितने ही कूटनीतिक चक्रव्यूहों को ध्वस्त किया था, लेकिन आज का ये बौद्धिक युद्ध उनकी सल्तनत की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। उनके सबसे चतुर और अजीज मंत्री बीरबल की साख दांव पर लगी थी। अगर बीरबल इस परीक्षा में असफल होते तो केवल उनका अपमान नहीं होता, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की बौद्धिक श्रेष्ठता पर एक ऐसा दाग लग जाता जिसे मिटाना नामुमकिन होता। बीरबल मेज के बिल्कुल लग करीब खड़े थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित, रहस्यमयी और बेहद शांत मुस्कान थी जिसने अतीत में कई बार बड़े बड़े संकटों को टाल दिया था। उन्होंने अपनी गहरी और पैनी नजरें उन दोनों लोहे के गोलों पर टिका दी। बाहरी तौर पर वे दोनों गोले एक दूसरे की बिल्कुल सगे भाई लग रहे थे। उनका रंग, उनकी चमक, उनका आकार और उनका वजन सब कुछ इस तरह से ढाला गया था कि कोई भी इंसानी आंख या साधारण तराजू उनमें रत्ती भर का भी अंतर ना बता सके। बीरबल समझ गए थे कि दुबई से आया ये लक्कड़हारा जियान कोई साधारण इंसान नहीं है।
उसके पास न केवल असाधारण तर्क शक्ति है, बल्कि वो धातु विज्ञान, भौतिकी और गणित के उन गुप्त सिद्धांतों से भी भली भांति परिचित है जो आमतौर पर केवल बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों तक ही सीमित होते हैं। जियान ने बीरबल के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया था जिसमें कोई भी आम इंसान आसानी से भटककर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता। बीरबल ने अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और बहुत ही कोमलता से उन दोनों गोलों को स्पर्श किया। उन्होंने एक गोला उठाया, उसे अपनी हथेली पर घुमाया, फिर उसे वापस रखकर दूसरा गोला उठाया। दोनों का भार बिल्कुल एक समान महसूस हो रहा था। दरबार में खड़े लोग अपनी सांसें रोके बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि इस बार बीरबल का बचना नामुमकिन है। वे सोच रहे थे कि बीरबल इस बार इस वैज्ञानिक तिलिस्म में जरूर फंसेंगे। बीरबल ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने ज्ञान के विशाल भंडार में गोते लगाना शुरू किया। वे सोचने लगे कि जब किसी वस्तु का बाहरी रूप, आकार और वजन बिल्कुल एक समान हो तो उसके भीतर की भिन्नता को बिना उसे नुकसान पहुंचाए कैसे खोजा जा सकता है। अचानक उनके दिमाग में एक वैज्ञानिक सिद्धांत कौन था। ये सिद्धांत द्रव्यमान के वितरण और गति के जड़त्व से जुड़ा था। बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास था। उन्होंने सम्राट अकबर की तरफ देखा और बेहद विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा कि जहां पना ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में हर पदार्थ के अपने कुछ नियम होते हैं। कोई भी इंसान अपनी चतुराई से बाहरी रूप को तो एक जैसा बना सकता है, लेकिन वो उन प्राकृतिक नियमों को नहीं बदल सकता जो वस्तुओं की आंतरिक बनावट से जुड़े होते हैं। जियान ने इन गोलों को बाहर से तो एक जैसा बना दिया है, लेकिन इनके भीतर की दुनिया पूरी तरह से अलग है और यही आंतरिक दुनिया अब हमारे सामने बेनकाब होने जा रही है। बीरबल ने मेज पर बिछे हुए मखमली लाल कपड़े को अपने हाथों से धीरे से हटा दिया। अब मेज की बिल्कुल चिकनी और समतल संगमरमर की सतह पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने जियान की तरफ देखा, जो अपनी कुल्हाड़ी पर हाथ रखे बहुत ही घमंड और उत्सुकता के साथ बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने कहा कि जियान, तुम्हारी शर्त के अनुसार मैं इन दोनों गोलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इन्हें ना तो खुरचूंगा, ना इन पर कोई रसायन डालूंगा और ना ही इन्हें ऊंचाई से नीचे पटकूंगा। मैं केवल इस चिकने संगमरमर के फर्श पर इनके घूमने की गति का परीक्षण करूंगा। ये कहकर बीरबल ने पहले गोले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपनी उंगलियों की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस गोले को फर्श पर एक लट्टू की तरह तेजी से घुमा दिया। वो गोला संगमरमर के फर्श पर बहुत ही सहजता, स्थिरता और बिना किसी आवाज के एक ही जगह पर टिक कर घूमने लगा। वो इतना संतुलित था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो घूम नहीं रहा, बल्कि एक जगह पर स्थिर खड़ा है। वो काफी देर तक घूमता रहा और फिर बहुत ही धीरे धीरे अपनी गति कम करते हुए एक जगह पर शांत होकर रुक गया। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। इसके बाद बीरबल ने दूसरे गोले को उठाया। उन्होंने उस पर भी बिल्कुल उतनी ही ताकत और गति का इस्तेमाल किया और उसे भी उसी संगमरमर के फर्श पर घुमा दिया। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। ये दूसरा गोला पहली गेंद की तरह स्थिर और शांत होकर नहीं घूम रहा था। जैसे ही बीरबल ने उसे घुमाया, वो अपनी धुरी पर हल्का सा लड़खड़ाने लगा। उसके घूमने में एक अजीब सी थरथराहट और कंपन था। उसकी गति में वो सहजता नहीं थी जो पहले गोले में थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली गेंद की तुलना में ये दूसरी गेंद बहुत जल्दी अपनी गति खोने लगी और बहुत कम समय में ही लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरकर रुक गई। बीरबल ने उस दूसरी धाती हुई गेंद पर अपनी उंगली रखी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने ऊंचे और स्पष्ट स्वर में कहा कि जहां पना, ये दूसरी गेंद ही अंदर से खोखली है और इसी के भीतर जियान ने सोने का वो टुकड़ा छिपा रखा है। दीवाने आम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जियान का चेहरा, जो अब तक घमंड से लाल था, अचानक पीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में छाई जीत की चमक एक पल में गायब हो गई। लेकिन वो अपनी पराजय को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा कि बीरबल, ये तो कोई जादू टोना या तुम्हारा कोई तुक्का भी हो सकता है। तुम इस भरे दरबार में ये कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारा ये फैसला वैज्ञानिक रूप से सही है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस तर्क है? बीरबल ने बहुत ही शांत और सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि जियान, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध भौतिक विज्ञान है।
जो गेंद पूरी तरह से ठोस लोहे की बनी है, उसका द्रव्यमान यानी उसके भीतर का लोहा केंद्र से लेकर उसकी बाहरी सतह तक बिल्कुल समान रूप से और सघन रूप से फैला हुआ है। इसलिए जब मैंने उसे घुमाया तो उसका संतुलन एकदम सटीक था। उसका जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल संतुलित था, जिसके कारण वो बिना किसी कंपन के देर तक घूमती रही। बीरबल ने दूसरी गेंद की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि लेकिन इस दूसरी गेंद के भीतर एक खाली जगह है और उस खाली जगह के भीतर सोने का एक टुकड़ा रखा है, क्योंकि सोना लोहे से कहीं ज्यादा भारी और सघन होता है और उसके आसपास केवल खाली हवा है, इसलिए इस गेंद का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिल्कुल बीच में नहीं है। जब इस गेंद को घुमाया गया तो इसके भीतर के खाली स्थान और भारी सोने के कारण इसकी घूर्णन गति में एक असंतुलन पैदा हुआ, जिससे ये अपनी धुरी पर लड़खड़ाने लगी। इसी घूर्णन के असंतुलन और आंतरिक घर्षण के कारण इसकी गतिज ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो गई और ये पहली गेंद से बहुत पहले रुक गई। इसे विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान के असमान वितरण का नियम कहते हैं, जिसे तुम अपनी चालाकी से कभी नहीं छिपा सकते थे। बीरबल का ये वैज्ञानिक और तार्किक स्पष्टीकरण सुनकर दरबार में मौजूद सभी विद्वानों ने अपनी सीटें छोड़ दी और खड़े होकर तालियां बजाईं। ने लगे। सम्राट अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अद्भुत बीरबल, सचमुच ऐतिहासिक, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की बुद्धि के सामने दुनिया का कोई भी दिमाग नहीं ठहर सकता। अगर आप भी बीरबल की इस अद्वितीय वैज्ञानिक सूझबूझ और जियान के इस हिला देने वाले मुकाबले के अगले रोमांचक मोड़ को जानने के लिए बेताब हैं, तो अभी हमारे पेज को फॉलो करें, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आपको बीरबल का ये वैज्ञानिक तरीका पसंद आया। आपका हर एक कमेंट हमारे इस सफ़र को और भी जीवंत बनाता है। अब बढ़ते हैं उस पल की तरफ जब जियान अपनी दूसरी हार से बौखलाकर इतिहास का सबसे कठिन और अंतिम चक्रव्यूह रचने जा रहा था। जियान अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसकी कुल्हाड़ी पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत के इस हिस्से में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बिना किसी आधुनिक यंत्र के केवल अपनी आंखों और घूर्णन के सिद्धांत से इस बेजोड़ कलाकृति का राज खोल देगा। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर वापस वही कठोर मुखौटा चढ़ाया और बोला कि बीरबल, मैं तुम्हारी इस वैज्ञानिक समझ को नमन करता हूं। तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम केवल लच्छेदार बातें नहीं करते, बल्कि तुम्हारे पास एक खोजी दिमाग भी है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 चक्रव्यूह टूटे हैं, लेकिन तीसरा चक्रव्यूह अभी बाकी है। और ये तीसरा चक्रव्यूह कोई वस्तु या रसायन नहीं है, ये जीवित इंसानों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है जहां अच्छे बड़े ज्ञानी भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जियान ने हाथ से इशारा किया और दरबार के पिछले दरवाजे से उसके काफिले के 3 लोग आगे आए। वे तीनों पुरुष थे और उन्होंने एक जैसे ढीले ढाले अरबी वस्त्र पहन रखे थे। उनके चेहरे भी साफे और दाढ़ी के कारण काफी हद तक एक जैसे दिखाई दे रहे थे। वे तीनों आकर बीरबल के सामने खड़े हो गए। जियान ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीरबल, ये मेरे देश दुबई के 3 सबसे सम्मानित और अनोखे यात्री हैं। इनके नाम यूसुफ, कादिर और मलिक हैं। इन तीनों की अपनी अपनी एक बहुत ही अजीब फितरत है। इनमें से एक व्यक्ति सत्यवादी है, जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा केवल और केवल सच ही बोलता है। दूसरा व्यक्ति मिथ्यावादी है, जो अपने जीवन में कभी सच नहीं बोलता। उसकी जुबान से निकला हर एक शब्द हमेशा झूठ होता है। और ये तीसरा व्यक्ति स्वच्छंद है, जो अपनी मर्जी का मालिक है। ये कभी सच बोलता है तो कभी झूठ। इसके जवाबों का कोई नियम नहीं है। जियान ने बीरबल के करीब आते हुए कहा कि अब मेरी चुनौती सुनो। तुम्हें ये पहचानना है कि इन तीनों में से सत्यवादी कौन है, मिथ्यावादी कौन है और स्वच्छंद कौन है। लेकिन इसके लिए नियम बेहद कड़े हैं। तुम इन तीनों से कुल मिलाकर केवल 3 ही सवाल पूछ सकते हो और हर सवाल केवल किसी एक ही व्यक्ति से पूछा जा सकता है। यानी तुम तीनों से एक सवाल पूछ सकते हो या किसी एक से 2 और दूसरे से 1 सवाल पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना में ही देंगे, लेकिन वे अपनी अरबी भाषा के गुप्त शब्दों डी और दा का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें यह भी नहीं पता कि डी का मतलब हाँ है या दा का मतलब हाँ है।
तुम्हें केवल इनके इन रहस्यमयी जवाबों से इन तीनों की असली पहचान उजागर करनी है। ये चुनौती सुनते ही दीवाने आम में जैसे सन्नाटा पसर गया। ये केवल एक पहेली नहीं थी, ये तर्कशास्त्र और गणित का सबसे कठिन शिखर था, जिसे दुनिया के इतिहास में सबसे कठिन तार्किक पहेली के रूप में जाना जाता है। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 3 लोग, जिनमें से एक हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ बोलता है और एक अपनी मर्जी से सच झूठ बोलता है। ऊपर से उनके जवाब भी एक अनजान भाषा के 2 शब्दों डी और दा में आने थे, जिनका मतलब भी बीरबल को नहीं पता था, और सवाल भी सिर्फ 3। सम्राट अकबर का चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो इस बार सचमुच गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे थे। बीरबल के माथे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आई थीं। वे जानते थे कि इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें अपने दिमाग की हर एक कोशिका का इस्तेमाल करना होगा। बीरबल धीरे धीरे उन तीनों अरबी यात्रियों के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने उन दीवाने आम में हवा का एक झोंका भी मानो थम गया था। बीरबल उन तीनों अरबी यात्रियों के सामने अडिग खड़े थे। उनके सामने खड़ी ये 3 आकृतियां केवल इंसान नहीं थीं, बल्कि तर्कशास्त्र का एक ऐसा जीवित किला थी जिसे भेदना नामुमकिन था। बीरबल ने उन तीनों यात्रियों की आंखों में झांका। उनके चेहरे बिल्कुल शांत और भावहीन थे, जैसे वे पत्थर की मूर्तियां हों। बीरबल समझ गए कि इस बार जियान ने कोई भौतिक जाल नहीं बुना है, बल्कि उसने शुद्ध गणितीय तर्कशास्त्र और भाषा विज्ञान का एक ऐसा अभेद्य किला खड़ा कर दिया है जिसमें घुसने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। बीरबल ने अपने मन में गणितीय गणनाएं शुरू कर दी। उन्हें केवल 3 सवालों में इस उलझन को सुलझाना था, और हर एक सवाल का जवाब डी या दा में ही आना था। समय तेजी से भाग रहा था और पूरा दरबार बीरबल के मुंह से निकलने वाले पहले सवाल का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, अपने विचारों को केंद्रित किया और पहले यात्री यूसुफ की तरफ कदम बढ़ाए। इस तीसरे और अंतिम चक्रव्यूह का परिणाम क्या होने वाला था, ये तो केवल बीरबल की अगली चाल ही तय करने वाली थी। गर रहा था। जियान अपनी कुल्हाड़ी को फर्श पर टिकाए एक बेहद गहरी और रहस्यमयी नज़र से बीरबल को देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल इस अंतिम और सबसे जटिल मानसिक चक्रव्यूह में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। वे मुस्कुराए और उन्होंने सम्राट अकबर की तरफ देखा। बीरबल ने कहा कि जहां पना, जब समस्या सबसे बड़ी और उलझी हुई हो तो उसका समाधान सबसे बुनियादी नियमों में छिपा होता है। जियान ने हमारे सामने 3 यात्रियों को खड़ा किया है, एक जो हमेशा सच बोलता है, एक जो हमेशा झूठ बोलता है और एक जो अपनी मर्जी से सच या झूठ बोलता है। और सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि इनके जवाब डी या दा में आने वाले हैं, जिनका मतलब हमें नहीं पता। बीरबल ने आगे कहा कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को खोजना होगा जो स्वच्छंद यानी अपनी मर्जी से जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपनी मर्जी से जवाब देता है उसके उत्तरों का कोई गणित नहीं होता। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो या तो हमेशा सच बोलता हो या हमेशा झूठ। बीरबल धीरे धीरे चलकर पहले यात्री यूसुफ के सामने आए। उन्होंने यूसुफ की आंखों में झांकते हुए अपना पहला सवाल पूछा। बीरबल ने अरबी लहजे का सम्मान करते हुए पूछा कि यूसुफ, यदि मैं तुमसे पूछूं कि क्या कादिर स्वच्छंद है तो क्या तुम डी कहोगे? यूसुफ ने कुछ पल के लिए बीरबल को देखा और फिर अपने होंठ खोलकर बहुत ही शांत आवाज में कहा, दा। इस एक शब्द को सुनते ही पूरे दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि इस दा का क्या मतलब था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर और गहरी मुस्कान आ गई। वे समझ चुके थे कि उनका पहला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। बीरबल ने तुरंत दरबार की तरफ मुड़कर सम्राट अकबर को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जहां पनाह, इस पहले सवाल ने हमारे लिए आधा रास्ता साफ कर दिया है। यूसुफ ने जवाब में दा कहा है। इस उत्तर के 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं। मान लीजिए कि यूसुफ स्वच्छंद नहीं है, यानी वो या तो सत्यवादी है या मिथ्यावादी। अगर यूसुफ ने दा कहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कादिर स्वच्छंद है। नहीं है, बल्कि स्वच्छंद मलिक है। और यदि यूसुफ खुद स्वच्छंद है तो भी वो हमारा ध्यान भटका नहीं सकता, क्योंकि इस स्थिति में भी कादिर स्वच्छंद नहीं होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात पत्थर की लकीर बन चुकी है कि कादिर वो व्यक्ति नहीं है जो अपनी मर्जी से सच या झूठ बोलता है। कादिर या तो केवल सच बोलता है या केवल झूठ।
बीरबल के इस असाधारण तर्क को सुनकर जियान के माथे पर पसीने की पहली बूंद उभर आई। उसने अपनी जिंदगी में कई बुद्धिमान लोग देखे थे, लेकिन इस तरह से पलक झपकते ही गणितीय संभावनाओं को हल करने वाला दिमाग उसने पहले कभी नहीं देखा था। बीरबल अब कादिर के सामने जाकर खड़े हो गए। कादिर वो व्यक्ति था जिसके बारे में अब बीरबल निश्चित थे कि वो स्वच्छंद नहीं है। बीरबल ने कादिर से अपना दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि कादिर, यदि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम हमेशा सच बोलते हो, तो क्या तुम डी कहोगे? कादिर ने बीरबल को देखा और बिना किसी झिझक के कहा, डी। बीरबल ने इस जवाब को सुना और हवा में अपनी उंगली उठाते हुए कहा कि जहां पनाह, अब इस दूसरे सवाल ने डी और दा के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। कादिर ने जवाब में डी कहा है, क्योंकि कादिर या तो हमेशा सच बोलता है या हमेशा झूठ। इसलिए इस तरह के सवाल पर वो हमेशा वही शब्द कहेगा जिसका असली मतलब हाँ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी का असली मतलब हाँ है और दा का असली मतलब ना है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि कादिर ही वो सत्यवादी इंसान है जो हमेशा सच बोलता है। दरबार में शोर मच गया। लोग बीरबल की इस अलौकिक बुद्धि को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। अकबर अपनी सीट से खड़े हो गए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे देख रहे थे कि कैसे बीरबल ने जियान के अभेद्य किले की एक एक ईंट को बिखेर कर रख दिया था। अब बीरबल के पास अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछने का मौका था। वे वापस कादिर के पास गए, जो कि साबित हो चुका था कि हमेशा सच बोलने वाला सत्यवादी है। बीरबल ने अपना तीसरा सवाल पूछा कि कादिर, यदि मैं तुमसे पूछूं कि क्या यूसुफ स्वच्छंद है, तो क्या तुम डी कहोगे? कादिर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डी। बीरबल ने वापस लौटकर सम्राट के सामने सिर झुकाया और अपनी गूंजती हुई आवाज में घोषणा की कि जहां पनाह, हमारे सामने तीनों यात्रियों का सच पूरी तरह से उजागर हो चुका है। कादिर हमेशा सच बोलने वाला सत्यवादी है, क्योंकि कादिर ने कहा कि यूसुफ स्वच्छंद है और कादिर का जवाब हमेशा सच होता है। इसलिए यूसुफ ही वो स्वच्छंद व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से सच या झूठ बोलता है। और अंत में बचा हुआ तीसरा यात्री मलिक ही वो मिथ्यावादी है जो अपने जीवन में कभी सच नहीं बोलता। ये सुनना था कि पूरा दीवाने आम तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों से गूंज उठा। हजारों की भीड़ एक सुर में बीरबल के नाम का जयघोष करने लगी। दरबारी अपने स्थानों से उठकर नाचने लगे। सम्राट अकबर के चेहरे पर एक ऐसी राहत और विजय की मुस्कान थी जो उन्होंने सालों बाद महसूस की थी। उन्होंने बीरबल को अपने गले से लगा लिया और कहा कि बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी जान बचाई है, बल्कि इस पूरे मुगल साम्राज्य के गौरव को पूरी दुनिया में अमर कर दिया है। अगर आप भी बीरबल की इस अकल्पनीय जीत और इस ऐतिहासिक कहानी के उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह से सुख है, जिसके बारे में इस लक्कड़हारे ने अब तक छुपा कर रखा था, तो तुरंत इस पेज को फॉलो करें, इस कहानी को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा अद्भुत दिमागी मुकाबला देखा था। आपके विचार और आपका स्नेह ही हमारे इस सफ़र की असली ताकत है। अब बढ़ते हैं उस अंतिम और सबसे बड़े रहस्योद्घाटन की तरफ, जिसने पूरे मुगल दरबार की नींव को हिलाकर रख दिया। अब सबकी नज़रें जियान पर टिक गईं। जियान, जो दुबई से आकर बीरबल को मात देने का दावा कर रहा था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके हाथ से वो पुरानी और घिसी हुई कुल्हाड़ी धीरे से छूटकर संगमरमर के फर्श पर गिर गई। उसकी गूंज पूरे शांत हो चुके दरबार में साफ सुनी जा सकती थी। सम्राट अकबर ने कड़े और गंभीर स्वर में कहा कि ए जियान, तुम हमारे नवरत्न बीरबल से हार चुके हो। तुम्हारी तीनों चुनौतियां धूल में मिल चुकी हैं। हमारी शर्त के अनुसार अब तुम्हारा सिर इसी कुल्हाड़ी से कलम कर दिया जाना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें मौत की सज़ा देने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछना चाहते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा असाधारण ज्ञानी व्यक्ति एक साधारण लक्कड़हारे के भेष में क्यों घूम रहा है। जियान के चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरा संतोष और सम्मान का भाव था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और सम्राट अकबर के सामने पहली बार अपना सिर पूरी तरह से झुका दिया। उसने कहा कि जहां पनाह, मुझे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई साधारण लक्कड़हारा नहीं हूं और ना ही मेरा असली नाम जियान है। ये सुनते ही दरबार में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया। हर कोई चौंक गया,
जियान ने धीरे से अपने शरीर पर लपेटे हुए उस खुरदरे और धूल से सने रेगिस्तानी लबादे को उतार कर फेंक दिया। जैसे ही वो लबादा जमीन पर गिरा, उसके नीचे का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। उस साधारण लबादे के नीचे जियान ने अत्यंत कीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जिन पर सोने और चांदी के तारों से बहुत ही दुर्लभ अरबी नक्काशी की गई थी। उसके गले में मोतियों और पन्नों की एक ऐसी माला चमक रही थी जो केवल किसी शाही घराने के सदस्य के पास ही हो सकती थी। उसने अपने सिर का साफा हटाया तो उसके नीचे सोने का एक छोटा सा मुकुट दिखाई दिया, जो उसकी शाही पहचान को साबित कर रहा था। उसने बहुत ही विनम्र और राजसी लहजे में कहा कि जहां पना, मेरा असली नाम शहजादा जियान अल मखदूम है। मैं दुबई और उसके आसपास के रेतीले राज्यों के अमीर का छोटा भाई और वहां का मुख्य शाही सलाहकार हूँ। मैं कोई लकड़ियाँ काटने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं एक लक्कड़हारा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इंसानी दिमाग में उगे अज्ञान और अहंकार के जंगलों को अपनी बुद्धि की कुल्हाड़ी से काटता हूँ। पूरे दरबार में विस्मय की लहर दौड़ गई। अकबर भी हैरान होकर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा कि एक शहजादा, तुम इतने बड़े देश के शाही घराने के सदस्य होकर यहाँ इस भेष में क्यों आए? शहजादा जियान ने एक रेशमी दस्तावेज अपनी जेब से निकाला और उसे बड़े ही सम्मान के साथ अकबर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि जहाँ पनाह, हमारा देश दुबई उस समय अरब सागर के पार एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन रहा था। हम हिंदुस्तान के साथ एक ऐसी व्यापारिक और सामरिक संधि करना चाहते थे जो सदियों तक चले, लेकिन हमारे अमीर का था कि कोई भी संधि केवल राजाओं की ताकत देखकर नहीं की जानी चाहिए। एक साम्राज्य तभी तक सुरक्षित और समृद्ध रहता है जब तक कि उसके राजा के पास सही सलाह देने वाले बुद्धिमान और चतुर मंत्री हों। जियान ने बीरबल की तरफ अत्यंत आदरपूर्वक देखते हुए आगे कहा कि हमने पूरी दुनिया में बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे सुने थे, लेकिन हमारे मंत्रियों का मानना था कि ये केवल अफवाहें हैं। इसीलिए मुझे इस भेष में यहाँ भेजा गया ताकि मैं खुद अपनी आंखों से बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ले सकूं। मैं अपने साथ वे चुनौतियां लेकर आया था जो हमारे अरब के सबसे बड़े विद्वानों ने तैयार की थीं। मुझे पूरा विश्वास था कि बीरबल इनमें फंस जाएंगे, लेकिन आज बीरबल ने जिस तरह से विज्ञान, तर्क और मनोविज्ञान के बल पर मेरे इन तीनों चक्रव्यूहों को ध्वस्त किया है, उसने मेरे सारे संदेहों को हमेशा के लिए मिटा दिया है। जियान ने सम्राट के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि जहां पनाह, ये संधि पत्र हमारे राज्य की तरफ से दोस्ती का एक हाथ है। मैं सहर्ष अपनी हार स्वीकार करता हूं और बीरबल को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान अघोषित करता हूं। अब आप चाहें तो इस गुस्ताखी के लिए मेरा सिर कलम कर सकते हैं। सम्राट अकबर का दिल जियान की इस सच्चाई और निष्ठा को देखकर पिघल गया। उनकी आंखों में गुस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उन्होंने हंसते हुए जियान को अपने हाथों से उठाकर गले लगा लिया। अकबर ने कहा कि शहजादा जियान, मुग़ल सल्तनत ज्ञान और बुद्धि का सम्मान करना जानती है। तुमने अपनी चतुराई से हमारे दरबार की शोभा बढ़ाई है। हम इस संधि को सहर्ष स्वीकार करते हैं और तुम्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य का मेहमान घोषित करते हैं। बीरबल भी आगे बढ़े और उन्होंने जियान का हाथ थामते हुए कहा कि शहजादा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ना ही वो किसी देश की बपौती होती है। आज की इस जीत में असली जीत बीरबल की नहीं, बल्कि उस सत्य और विज्ञान की हुई है जो हम दोनों को आपस में जोड़ता है। उस शाम आगरा का किला एक अलग ही उत्सव के रंग में डूब गया। दुबई और हिंदुस्तान के बीच एक ऐतिहासिक दोस्ती का आगाज़ हुआ, जिसने सदियों तक दोनों देशों के व्यापार और संस्कृति को समृद्ध किया। और इस तरह दुबई के उस तथाकथित लक्कड़हारे का राज खुला, जिसने हार कर भी दोनों देशों के दिलों को हमेशा के लिए जीत लिया था। आज की रात आम रातों जैसी नहीं थी। दीवाने आम से लेकर यमुना के घाटों तक हर तरफ रोशनी के दिए टिमटिमा रहे थे। महल की मुंडेरों पर जलती मशालें हवा के झोंकों के साथ ऐसे झूम रही थीं मानो वे भी इस ऐतिहासिक बौद्धिक विजय का जश्न मना रही हों। शहजादा जियान अल मखदूम और उनके अरब से आए काफिले के सम्मान में एक बहुत ही भव्य शाही दावत का आयोजन किया गया था। इस भोज में हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों के व्यंजन परोसे गए थे और हवा में तानसेन के राग मल्हार की मधुर तान गूंज रही थी। मेज पर रखे सोने के बर्तनों में ईरानी मेवे और कश्मीरी केसर की महक घुली हुई थी। सम्राट अकबर और शहजादा जियान एक साथ मखमली मसनद पर बैठे हुए थे और बीरबल उनके सामने बेहद शालीनता से विराजमान थे।
दोनों संस्कृतियों का ये मिलन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि ये विचारों, ज्ञान और आपसी सम्मान का एक बहुत ही खूबसूरत संगम था। दावत के दौरान शहजादा जियान ने अपनी रेशमी आस्तीन को समेटते हुए बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो चुनौती वाला भाव पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक अत्यंत आदरणीय और जिज्ञासु भाव ने ले ली थी। जियान ने अकबर की तरफ रुख करते हुए कहा कि जहांपनाह, मैंने अपने जीवन में कई देशों की यात्रा की है, कई राजाओं के दरबार देखे हैं, लेकिन आपके इस नवरत्न बीरबल जैसी अद्भुत और व्यावहारिक बुद्धि मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इनके तर्क केवल किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के उन बारीक अनुभवों से जुड़े हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सम्राट अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा कि शहजादे, बीरबल हमारी सल्तनत के केवल मंत्री नहीं हैं, बल्कि वे हमारे विवेक का वो दर्पण है जिसमें हम अपने हर फैसले की सच्चाई को देखते हैं। लेकिन बीरबल, आज हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। जब तुम उस जहर वाली थैली के सामने खड़े थे, या जब तुम उन लोहे के गोलों को देख रहे थे, तो तुम्हारे दिमाग में वो कौन सा क्षण था जिसने तुम्हें सही रास्ते पर खींचा? वो कौन सी शक्ति थी जिसने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला? बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाते हुए कहा कि जहांपनाह, वो कोई जादुई शक्ति नहीं थी, वो तो बस हमारे भीतर छिपी हुई दिमाग की बत्ती का जलना था। ये शब्द सुनकर शहजादा जियान और सम्राट अकबर दोनों चौंक गए। जियान ने उत्सुकता से पूछा कि दिमाग की बत्ती? बीरबल, इस अनोखे शब्द का क्या अर्थ है? क्या तुम इसे हमारे सामने थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक जलते हुए दिए की तरफ इशारा किया और कहा कि शहजादे, जब रात का घना अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है, तो हमें रास्ता देखने के लिए एक छोटे से दिए की ज़रूरत होती है। वो दिया पूरे जंगल को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे अगले कदम को ज़रूर साफ दिखा देता है। ठीक इसी तरह जब मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी उलझन, कोई विकट समस्या या कोई मानसिक असमंजस खड़ा होता है, तो उसका मन भय और संदेह के घने अंधकार से घिर जाता है। उस समय किताबी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें अक्सर काम नहीं आती। बीरबल ने आगे कहा कि ऐसे कठिन समय में यदि मनुष्य अपने अहंकार को शांत रखे, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से एकाग्र करे और अपने आसपास की प्रकृति और इंसानी फितरत का बारीकी से अवलोकन करे, तो उसके भीतर विवेक का एक छोटा सा प्रकाश पैदा होता है। इसी तात्कालिक विवेक, सजगता और शांत मन से उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को मैं दिमाग की बत्ती कहता हूँ। ये बत्ती तब तक नहीं जल सकती जब तक मनुष्य का मन अशांत हो या वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने के घमंड में चूर हो। जब मनुष्य ये मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, तो उसके दिमाग की बत्ती बुझ जाती है। लेकिन जब वो एक छात्र की तरह विनम्र होकर हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग की बत्ती हमेशा रोशन रहती है। शहजादा जियान बीरबल की इस गहरी और दार्शनिक बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि लाजवाब बीरबल, तुमने सचमुच एक बहुत ही गूढ़ बात को बेहद सरल शब्दों में समझा दिया। हमारे अरब के रेगिस्तान में भी जब तूफान आता है, तो रास्ता वही ढूंढ पाता है जो अपनी आंखें और कान खुले रखता है, ना कि वो जो अपने घोड़े की ताकत पर घमंड करता है। आज मुझे समझ आया कि तुम सचमुच बीरबल क्यों हो। तुम्हारी दिमाग की बत्ती ने आज हमारे देश और के साम्राज्य के बीच की दूरी को हमेशा के लिए पाट दिया है। दावत देर रात तक चलती रही। दोनों देशों के बीच उस ऐतिहासिक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने आगे चलकर दोनों संस्कृतियों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहजादा जियान और उनका काफिला कुछ दिनों बाद आगरा से विदा हुआ, लेकिन वे अपने साथ हिंदुस्तान की मेहमाननवाजी और बीरबल की उस अमूल्य सीख की यादें लेकर गए जो उन्हें हमेशा रास्ता दिखाने वाली थी। इस तरह दुबई के उस अनोखे लक्कड़हारे और बीरबल के बीच का यह बौद्धिक मुकाबला इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह कहानी हमें केवल बीरबल की चतुराई की याद नहीं दिलाती, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की सबसे जटिल और कठिन समस्याओं का समाधान बड़े बड़े हथियारों या ताकत में नहीं, बल्कि शांत मन, सजगता और विनम्रता से सोचने में छिपा होता है।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने धैर्य को बनाए रखें और अपनी सोचने की क्षमता पर विश्वास रखें, तो हमारे भीतर की दिमाग की बत्ती हमेशा हमें सही और सुरक्षित मार्ग की ओर ले जाएगी। ज्ञान का असली उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना और आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ाना है।